So hello and welcome guys in this new video lecture session of electrical engineering by आशुतोष। और guys आज हम क्वेश्चन एंड आंसर के इस सेशन में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइज आज होने वाला है पावर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ आई कनेक्ट ए कैपेसिटर टू जनरेटर लोड। तो गाइस पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्स इफ़ आई कनेक्ट ए कैपेसिटर। अगर मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट करता हूँ जनरेटर लोड के अक्रॉस तो क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर जनरेटर के अक्रॉस कैपेसिटर बैंक अगर आप कनेक्ट करते हैं, अगर 3 फेज़ का जनरेटर है, इंडक्शन जनरेटर, आइए देखते हैं। जैसे कि ये 3 फेज़ का इंडक्शन जनरेटर है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। दिस इज ए 3 फेज जनरेटर और इसके क्रॉस कैपेसिटर ये बैंक कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर बैंक। ओके, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। कनेक्टिंग ए कैपेसिटर अक्रॉस ए जनरेटर ऑलवेज इम्प्रूव्स पावर फैक्टर को बढ़ाएगा। ये हमेशा कभी भी अगर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं जनरेटर के अक्रॉस तो वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा, बट it will help depends up on the engine capacity of the alternator, otherwise the alternator will be overloaded due to extra watts। देखिए गाइस यहाँ पर हम देखते हैं क्रिटिकल रिस्क एंड कॉशंस, क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वाइल बेनिफिशियल इम्प्रॉपर कनेक्शन कैन लीड टू सीरियस इक्विपमेंट डैमेज। ये देखिए ये लिखा हुआ है सीरियस इक्विपमेंट डैमेज। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ओवर वोल्टेज हो सकता है। टू मच कैपेसिटेंस कैन लीड। तो अगर आपने पावर फैक्टर बढ़ा दिया है कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करके अक्रॉस जनरेटर, तो गाइस यहाँ पर कैपेसिटेंस कैन लीड टू ए लीडिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी लीडिंग, और जिसके कारण कॉजिंग द आउटपुट वोल्टेज टू राइज सिग्निफिकेंटली, और जिसके कारण से आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एबव रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच में डिस्ट्रॉय द जनरेटर्स इंसुलेशन। और वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण से, बढ़ने के कारण से वो वोल्टेज केबल का जो इंसुलेशन है, जनरेटर का जो इंसुलेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है ओवर वोल्टेज सबसे बड़ा रिस्क है। थोड़ा सा ये पेंसिल को मैं पतला कर लेता हूँ, है ना। फिर देखिए ओवरलोडिंग। इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर माइट टेम्प्ट ए यूज़र टू ऐड मोर लोड। इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर, अगर आपने कैपेसिटर बैंक लगाया है तो उससे क्या हो सकता है, टेम्प्ट हो सकता है यूज़र टू ऐड मोर लोड, और पोटेंशियली एक्सीडिंग द मैकेनिकल इंजन कैपेसिटी द प्राइम मूवर ऑफ द जनरेटर। और एक्सीड कर सकती है, क्या एक्सीड कर सकती है, मैकेनिकल इंजन कैपेसिटी। जो आपने प्राइम मूवर लगाया है उसकी जो कैपेसिटी है वो तेज़ घूम सकता है, वो क्योंकि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो चुका है ऑफ द जनरेटर। तो इसलिए ओवरलोडिंग हो सकता है यहाँ पर गाइस। इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर माइट टेम्प्ट ए यूज टू ऐड मोर लोड। इसी को बोल रहा है कि इम्प्रूव पावर फैक्टर अगर बढ़ गया है तो वो क्या कर सकता है, एक बना सकता है कि एक लोड ज़्यादा बढ़ जाए, ऐड मोर लोड, पोटेंशियली एक्सीडिंग द मैकेनिकल इंजन कैपेसिटी। जो प्राइम मूवर लगाया है आपने जनरेटर के क्रॉस, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, हो सकता है वो तेज़ घूमने लग जाए। फिर देखिएगा इस थर्ड जो है पार्ट, स्टार्टअप इश्यूज। इट इज़ जनरली रिकमेंडेड नॉट टू कनेक्ट ए कैपेसिटर बैंक वाइल द जनरेटर इज स्टार्टिंग अप। जैसे ही जनरेटर आपने शुरू किया है उस समय आप कैपेसिटर बैंक ना कनेक्ट करें, और रनिंग विदाउट ए लोड टू एवॉइड अनस्टेबल वोल्टेज सर्जेस। नहीं तो अनस्टेबल वोल्टेज सर्जेस वहाँ पर पैदा होगा। अगर आप जनरेटर इस स्टार्टिंग, जैसे ही जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, या रनिंग विदाउट ए लोड, या बिना किसी लोड के चल रहा है, मतलब सप्लाई नहीं दे रहा है किसी को भी, है ना, विदाउट लोड चल रहा है, तो अवॉइड अनस्टेबल वोल्टेज ड्रॉप। तो गाइस अगर ऐसा आपने कर दिया है तो अनस्टेबल वोल्टेज ड्रॉप सर्जेस हो सकते हैं, कि अनस्टेबल वोल्टेज सर्जेस वहाँ पर बन सकते हैं। तो यही ये बता रहा है कि ओवरलोडेड ड्यू टू एक्स्ट्रा वॉट्स, ओवरलोड हो जाएगा, कंज्यूम ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑन पावर फैक्टर। सेकेंडली डोंट कनेक्ट ए कैपेसिटर अक्रॉस एन अल्टरनेटर वाइल इट इज़ पिकिंग अप। तो सेम पॉइंट वो बता रहा है गाइस। तो यही हमने डिस्कस किया, ओवर वोल्टेज हो जाएगा,
क्रिटिकल रिस्क है, ये कॉशंस है, ओवर वोल्टेज हो जाएगा अगर आपने कैपेसिटर बैंक कनेक्ट किया किसी भी जनरेटर लोड के अक्रॉस, ओवरलोडिंग हो सकता है, स्टार्टअप इशू हो सकता है गाइस, और वहाँ पर वो मशीन के इंसुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ओवर वोल्टेज हो सकता है। तो ये इसका आंसर था गाइस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम इन ट्रांसफार्मर्स आर देयर, कितने प्रकार के कूलिंग सिस्टम होते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ONAN ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग सिस्टम, ONAF ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, यहाँ एयर को फोर्स करके दिया जाएगा, यहाँ पर एयर नेचुरल रहेगा, ऑयल भी नेचुरल रहेगा, एयर भी नेचुरल रहेगा पहले वाले में, फर्स्ट वाले में। सेकेंड में क्या होगा, ऑयल नेचुरल है लेकिन एयर फोर्स्ड रहेगा। थर्ड वाले में देखिए OFAF, यहाँ पर फोर्स या ब्लास्ट रहेगा, मतलब ऑयल फोर्स्ड, ऑयल भी फोर्स्ड रहेगा, एयर भी फोर्स्ड रहेगा, इस प्रकार की कूलिंग हो सकती है। फोर्थ देखिए ODWF ऑयल डायरेक्ट होगा, वाटर फोर्स्ड होगा। और फिफ्थ OFAN ऑयल फोर्स्ड होगा, एयर भी फोर्स्ड होगा, ऑयल फोर्स्ड होगा, एयर भी फोर्स्ड होगा। तो इस प्रकार की ये कूलिंग हम ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं गाइस। चलिए देखते हैं CT एंड PT। CT एंड PT क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। टेल मी अबाउट इन डिटेल अबाउट CT एंड PT, करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ होता है गाइस। तो आपको बताना है यहाँ पर current transformer, the term CT means current transformer and the term PT means potential transformer in circuit where measurement of high voltage, जहाँ पर भी किसी सर्किट में हाई वोल्टेज और हाई करंट का मेजरमेंट करना है या ये इन्वॉल्व है तो दे आर यूज, तो वहाँ पर CT और PT का इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलरली, फिर आगे देखिए, पर्टिकुलरली व्हेन ए मेजरिंग डिवाइस लाइक वोल्ट मीटर और अमीटर जहाँ पर सक्षम नहीं होते हैं गाइस, क्योंकि हाई वोल्टेज का मामला होता है, हाई करंट का मामला होता है, वहाँ पर जो सामान्य वोल्ट मीटर और अमीटर होते हैं वो काम नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। सच हाई वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बिकॉज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ टॉर्क, ड्यू टू सच हाई वैल्यू इट कैन डैमेज द मेजरिंग डिवाइस। अगर आपने ऐसी जगह पर वोल्ट मीटर, सामान्य वोल्ट मीटर अमीटर लगा दिया तो वो डैमेज कर सकते हैं। सो CT एंड PT आर इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। किस प्रकार से सर्किट में कनेक्ट होते हैं ये देखिए, CT और PT करंट ट्रांसफार्मर, एक ये देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये सप्लाई है, ये सिंगल फेज सप्लाई लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर, ये लोड लिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्ट होगा CT और PT। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा सोर्स और लोड के बीच में ही कनेक्ट होता है। ये सोर्स है सिंगल फेज और ये लोड है गाइस। तो सोर्स और लोड के बीच में कनेक्ट होने वाली मेजरिंग डिवाइस, ये CT देखिए करंट ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी सीरीज़ में कनेक्टेड है, प्राइमरी सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये देखिए इस फेज़ में या इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। और सेकेंडरी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पर लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पर फ्यूअर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो प्राइमरी स्टेप अप वोल्टेज होगा ये, यहाँ पर वोल्टेज की मात्रा बढ़ेगी और करंट की मात्रा कम हो जाएगी। 5000 एम्पियर से 5 एम्पियर सेकेंडरी में इसका जो रेटिंग होता है गाइस, 5000 एम्पियर से जो इनपुट में करंट होगा से 5 एम्पियर सेकेंडरी में करंट होगा। फिर देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट होता है, प्राइमरी पैरेलल में कनेक्ट होती है, ये प्राइमरी है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये देखिए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये अक्रॉस दिख कनेक्ट होगा, अक्रॉस कनेक्ट होगा। और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, इसका मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आइए और जानते हैं। ओके, सो दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, विच इज बेस्ड ऑन लिंकेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। सेम प्रिंसिपल है, प्रेरण का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, यहाँ पर इनकी रेटिंग देखते हैं। दे वर्क ऑन द रेशियो टू दे आर डिजाइन। तो CT जो होता है करंट ट्रांसफार्मर गाइस, वो 5000 एम्पियर से 5 एम्पियर रेटिंग बताया गया है। इट हैज़ टू मेजर सेकेंडरी करंट। अगर 8000 एम्पियर मेज़र करना है तो किस तरीके से मेज़र करेगा, सेकेंडरी में कितना आएगा, 8 एम्पियर आएगा गाइस, 8000 इंटू 5 डिवाइड बाई 5000। तो 8 एम्पियर सेकेंडरी में, प्राइमरी में आएगा 8000 एम्पियर, सेकेंडरी में आपको शो करेगा 8 एम्पियर। सो दिस रिजल्ट विल बी गिवन टू अमीटर आफ्टर मेजरिंग 8 एम्पियर गाइस। तो इस तरीके से ये CT और PT हाई वोल्टेज जहाँ पर भी डील करते हैं, हाई वोल्टेज हाई करंट जहाँ पर भी मेजरमेंट करना होता है, हाई वोल्टेज हाई करंट पर, वहाँ पर CT और PT का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर सर्किट एंड सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आइसोलेटर इज एन ऑफ लोड डिवाइस
ऑफलोड डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर आइसोलेटिंग द डाउन स्ट्रीम सर्किट फ्रॉम अपस्ट्रीम सर्किट। यह एक प्रकार का ऑफलोड डिवाइस है, मतलब करंट को पहले बंद करना पड़ता है इस प्रकार के डिवाइस में। या ऑफलोड डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर आइसोलेटिंग द डाउन स्ट्रीम सर्किट फ्रॉम अपस्ट्रीम सर्किट, जो और यह आइसोलेट करता है डाउन स्ट्रीम सर्किट को अप स्ट्रीम सर्किट से। और रीज़न क्या है, किसी मेंटेनेंस पर्पस के लिए, अगर लाइन का मेंटेनेंस करना है ऑन डाउन स्ट्रीम सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में, तो ये हमेशा डाउन स्ट्रीम सर्किट को ऊपर वाले सर्किट से या अप स्ट्रीम सर्किट से डिसकनेक्ट कर देगा, आइसोलेट कर देगा। ओके, कैन सेफली ऑपरेट एंड इट्स स्पेसिफिकेशन ओनली रेटेड करंट इज गिवन। जबकि सर्किट ब्रेकर क्या होता है गाइस, देखिए सर्किट ब्रेकर, ये लाइन है, सर्किट ब्रेकर इज ऑन लोड ऑटोमेटिक डिवाइस है, ये ऑटोमेटिक डिवाइस है और लाइव वायर में काम करता है। अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन बन रही है या ओवरलोड कंडीशन हो गई है तो ये अपने आप ऑपरेट कर जाएगा। क्या लिखा हुआ है, देखिए डिवाइस यूज फॉर ब्रेकिंग द सर्किट, सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन, ऑपरेटेड एंड डज नॉट कंटेन एनी सोलेनॉइड, अनलाइक सर्किट ब्रेकर की तरह इसमें नहीं होता है। ओके, इट शुड नॉट बी ऑपरेटेड वाइल इट इज़ हैविंग लोड एंड फर्स्ट द लोड ऑन इट मस्ट जीरो। ये देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ये है आइसोलेटर, ये आपको आइसोलेटर दिखाया गया है इस प्रकार से, जबकि ये सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपके घरों में लगा होता है। ओके, आपके घर पे कनेक्ट होता है, मीटर के बगल में जस्ट कनेक्ट होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट या कंडीशन या ओवरलोड की कंडीशन आती है, ये वाला स्विच नीचे की तरफ गिर जाता है और ये डिसकनेक्ट कर देता है सर्किट को, सर्किट ब्रेक कर देता है गाइस। तो इस प्रकार से आइसोलेटर ऑफलोड डिवाइस है, ये ऑफलोड डिवाइस है और किसी मेंटेनेंस के काम में आता है, मेंटेनेंस करना है अगर लाइन को, तब आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, वो सर्किट ब्रेकर होता है गाइस। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज फेरांटी इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। सो आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन, ये इसका आंसर है, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। इसका मतलब सबसे पहले ये सर्किट देख लीजिए, ये देखिए फेरांटी इफेक्ट गाइस, ये सेंडिंग एंड है, ये आपका सेंडिंग एंड है, ये जनरेटर है या अल्टरनेटर है, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये भी आपका कैपेसिटेंस है, ये रिसीविंग एंड पर है लेकिन ये सेंडिंग एंड पर है, और ये ट्रांसमिशन लाइन के ये पैरामीटर है, लाइन पैरामीटर RX, इंडक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। सो गाइस होता क्या है कि किसी वजह से नो लोड पर, जनरली किसी वजह मतलब नो लोड पर अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज VR अगर बड़ा हो जाता है, इज़ ग्रेटर देन VS, सेंडिंग एंड वोल्टेज से अगर ये बड़ा हो जाता है तो उसको इफेक्ट का नाम दिया जाता है फेरांटी इफेक्ट। और ये कब होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जब वोल्टेज बढ़ जाता है रिसीविंग एंड का, और ये अधिकतर होता है नो लोड पर। तो इसके की एस्पेक्ट्स देखते हैं, फेरांटी इफेक्ट के की एस्पेक्ट्स देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़ वेरी मच हाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है ट्रांसमिशन लाइन का, बहुत हाई हो जाता है अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस के कंपैरिजन में ड्यूरिंग लाइट लोड जब होता है तब। सो होता क्या है, लीडिंग टू ए नेट चार्जिंग करंट, और इस सर्किट में वो कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो चार्जिंग करंट लेता है, चार्जिंग करंट को क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, कॉजेज वोल्टेज राइज, और इससे क्या होता है, इट टिपिकली ऑकर्स एट वेरी लाइट लोड, और जिससे खतरा क्या होता है गाइस, मेजर कंसर्न टू इक्विपमेंट एंड इट्स सेफ्टी, ये हमेशा डिस्ट्रॉय या डैमेज होने के चांस बन जाते हैं इक्विपमेंट का, या इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा, इंसुलेशन टूट जाएगा, इसका सेफ्टी जो है वो प्रभावित होती है। प्राइमरीली ये होता कब है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को अफेक्ट करता है, ग्रेटर देन 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी लाइन है अगर, तभी ये फेरांटी इफेक्ट अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, फेरांटी इफेक्ट बेसिकली हैपन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन हाई चार्जिंग करंट आती है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, जो पैरेलल में जो कनेक्ट होता है, पैरेलल में जो बनता है पैरेलल में जो बनता है ट्रांसमिशन लाइन के, ऑल द वेरियस एलिमेंट्स अफेक्ट द करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन, हाउएवर फेरांटी इफेक्ट हैपन्स ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजंस। तो ट्रांसमिशन लाइन ये की एस्पेक्ट देख लीजिए, तो इस प्रकार से नो लोड पर होने वाला ये फेरांटी इफेक्ट लाइन को प्रभावित करता है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।